Hello, sir. Hi. Welcome to the podcast series of Suchita Cancer Care. We are creating some cancer awareness videos, and we would like to start with your brief intro. I am Dr. Sudeep Das. Mhm. I am a consultant medical oncologist at Kolkata. Okay, sir, we would like to know about your background, like where did you study and how long you were practicing और कहाँ पे आप कर रहे हैं? Yeah, I did my MBBS from NRS Medical College, Kolkata. Then I did my post-graduation MD from All India Institute of Medical Science, New Delhi. And then I completed my DM in medical oncology from Tata Memorial Hospital, Mumbai. Okay, since we are talking about ovarian cancer, Yeah. तो ओवेरियन कैंसर को आम भाषा में क्या कहते हैं और कौन सा बॉडी पार्ट सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है इसमें? Usually, ovarian cancers are fallopian tubes और प्राइमरी पेरिटोनियल कार्सिनोमा, ये जो तीनों ट्यूमर्स है, ये तीनों के साइंस, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट एक ही तरीके होते हैं। ओवरीज क्या होते हैं? हमारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसमें एक यूट्रस होते हैं। इस यूट्रस के अंदर फीटस जो बेबी वो डेवलप होते हैं, बड़ा होते हैं, ग्रो करते हैं, और यूट्रस के दोनों तरफ दो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो होते हैं ओवरीज। ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स होते हैं जहाँ पे ओवम क्रिएट होके थ्रू फैलोपियन ट्यूब्स, दो फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस कनेक्टेड रहते हैं। तो ओवरीज के अंदर से हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम बनते और वो फैलोपियन ट्यूब्स होके यूट्रस में आते हैं और फिर यूट्रस में वी नो कि बेबी ग्रो करते हैं। तो ओवरियन कैंसर ग्रो करते हैं इधर ओवरीज में, नहीं तो ओवरी और यूट्रस के बीच में जो कनेक्टिंग ट्यूब होता है जिनको मैं फैलोपियन ट्यूब कह रहा था उनमें, नहीं तो हमारे एब्डोमेन के अंदर सारे ऑर्गन्स हैं, विसेरस है ना, उनके ऊपर एक कवरिंग्स होते हैं, चादर होते हैं। जैसे मैं शर्ट पहना हुआ हूँ, उनके भी कुछ चादर लेयर्स होते हैं। उसको कहते हैं पेरिटोनियम। तो उस पेरिटोनियम जो हल्का सा एक लेयर, उस लेयर के ऊपर भी कोई कैंसर सेल्स जनरेट होगा तो उसको प्राइमरी पेरिटोनियल कार्सिनोमा कहते हैं। तो कोई भी कैंसर जब इन तीनों में जनरेट होते हैं तो इसको हम ओवरियन कैंसर के हिसाब से बोलते हैं। और ओवरी में जो कैंसर्स जनरेट होते हैं यूजुअली वो एपिथेलियल ओवरियन कैंसर्स होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू मतलब जो उनकी ओवरीज की जो एपिथेलियल टिश्यू से जनरेट होता है। हाँ, ओवरी में जर्म सेल ट्यूमर भी हो सकते हैं, बट ओवरियन जर्म सेल ट्यूमर उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी एज ग्रुप कम ओवरियन कैंसर से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। यूजुअली हम जब ओवरियन कैंसर मेंशन करते हैं तो एपिथेलियल ओवरियन कैंसर की बात करते हैं। जर्म सेल ओवरियन कैंसर यंग एज में होते हैं, एडोलेसेंट एज में होते हैं, और ओवरियन कैंसर जिसको एपिथेलियल ओवरियन कैंसर वो 60s के बाद होते हैं। So, how much ovarian cancer is common in India? इंडिया में अगर आप देखोगे तो फीमेल कैंसर है ना, ओवरियन कैंसर, तो फीमेल कैंसर जो मोस्ट कॉमन जो फीमेल कैंसर्स होते हैं उनमें से द मोस्ट कॉमन फीमेल कैंसर इज ब्रेस्ट कैंसर, Okay. फॉलोड बाय सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर विच इज सर्वाइकल कैंसर। पहले सर्वाइकल कैंसर मोस्ट कॉमन था, अभी बिकॉज हमारे सोसाइटी वेस्टर्नाइजेशन हो गया है तो सर्विक्स कैंसर सेकेंड स्टेज में आ गया है और फर्स्ट मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। ओवरियन कैंसर विल कम इन थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल। Okay. So, what are the main risk factors of ovarian cancer? या ओवरियन कैंसर अगर आप रिस्क फैक्टर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो रिस्क फैक्टर होगा वो है एज, क्योंकि 60s के बाद ही यूजुअली एपिथेलियल ओवरियन कैंसर्स होते हैं, राइट। उसके बाद ओवरियन कैंसर्स होते हैं, इसके साथ कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि जैसे कुछ जीन्स हैं, जैसे BRCA1, BRCA2 जिसको हम BRCA1 या BRCA2 कहते हैं, या BRCA रिलेटेड और भी कुछ जीन्स होते हैं। इन जीन्स की एबनॉर्मलिटी के वजह से ओवरियन कैंसर हो सकता है। तो जिनके फैमिली में उनके मदर को या उनकी ग्रैंड मदर को या सिस्टर्स को ओवरियन कैंसर की हिस्ट्री है, इन सिचुएशंस में ओवरियन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
और ये छोड़ के अगर आप देखोगे तो जैसे कैंसर का मतलब है, कॉमन पीपल में, सोसाइटी में एक बिलीफ है कि कैंसर किस लिए होते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर्स में हम क्या बोलते हैं, टोबाको, अल्कोहल कंजप्शन, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। बट ओवरियन कैंसर्स के साथ इस तरह के कोई एडिक्शन के हिस्ट्री नहीं मिलते हैं। तो ऐसा कोई एडिक्शन नहीं है कि टोबाको या अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से ओवरियन कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा। Okay. अच्छा, दूसरे जैसे कुछ फैक्टर्स है, जैसे ओबेसिटी हो या डायबिटीज़ हो, इस तरह के सिचुएशंस में एंडोमेट्रियम कैंसर्स, जो यूट्राइन्स के जो अंदर की लाइनिंग है, उनके कैंसर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ओवरियन कैंसर इज़ नॉट लाइक दैट। उनके साथ ये सारी चीज़ों के हाँ कोई रोल नहीं। So reproductive history factors like pregnancy or use of oral contraceptives. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज होने से के साथ ओवरियन कैंसर्स का रिस्क फैक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है। दूसरा है कि अगर आपने मान लीजिए इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट आपने कराया हो, राइट, आपने ओवरिस को स्टिमुलेट किया हो फॉर IVF के लिए, ओके, उस कुछ इंजेक्शंस दिया जाता है IVF के लिए, जिसमें ओवरीज को स्टिमुलेट करके ओवम क्रिएट किया जाता है। ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा बट डोंट गेट पैनिक कि IVF करने से ओवरियन कैंसर्स का रिस्क बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही नेग्लिजिबल रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। OCP के साथ थोड़ा सा रिलेशन है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम द कॉज इज, आई विल से, नॉट नोन येट। जैसे कि दूसरे कैंसर्स, जैसे इंडिया में जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स है, हिडन नेक कैंसर्स, ओरल कैविटी कैंसर्स, लंग कैंसर्स, विच वी कैन से कि आप ये लाइफस्टाइल है, इसको आप मॉडिफाई करो तो आपको कैंसर होने के रिस्क काफ़ी कम हो जाएंगे, राइट। आप ओरल च्यूएबल टोबाको मत लो, आप स्मोक मत करो, इससे आपके ओरल कैविटी कैंसर या लंग कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अल्कोहल नहीं लेंगे तो आपके गैस्ट्रिक कैंसर या दूसरे कैंसर्स कम हो जाएंगे। स्मोकिंग नहीं करेंगे तो आपके नॉट ओनली लंग, पैंक्रियास, कोलोन कैंसर, बहुत सारे कैंसर्स, लारिंजियल कैंसर्स, किडनी, ब्लैडर कैंसर्स, ये सारे चांसेस कम हो जाते हैं। ओवरियन कैंसर्स में ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आप ओवरियन कैंसर के रिस्क बहुत कम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। सो ओवरियन कैंसर में ज़्यादा स्ट्रेस हम देते हैं कि ओवरियन कैंसर्स के अर्ली साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, उसमें अर्ली डिटेक्शन में हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं ओवरियन कैंसर में। सो दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइक क्या अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स है? यूजुअली पेशेंट्स इन देयर 60s वो प्रेजेंट करते हैं कि एक एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अजीब सा एक एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट भारी लग रहा है, हेवीनेस इन एब्डोमेन। तो क्या होता है कि जो ट्यूमर जब ओवरीज में फर्स्ट जनरेट होता है तो वो तो पेल्विस में होते हैं और तब उनके साइज कम होते हैं। तो ऐसे नहीं है कि बहुत पेन होगा पेल्विस में, बट एक वेग सा डिस्कम्फर्ट है होगा कि पेल्विस में कुछ। फिर जब वो धीरे धीरे और बड़े होंगे और वो पेल्विस से ऊपर आएंगे एब्डोमेन की तरफ, तब उनको लगेगा कि एब्डोमेन मेरा भारी लग रहा है, और जैसे कि एब्डोमेन में पानी है, मेरा पेट फूल गया अचानक से। कुछ लोग इसको मिस्टेक करते हैं कि शायद आई एम गेनिंग वेट, मेरे को फैट ज़्यादा बढ़ गया। कुछ लोग सोचते हैं कि ये गैस का प्रॉब्लम है, मेरा ठीक से बाउल मूवमेंट सुबह नहीं हुआ था, तो मैंने प्रॉपरली स्टूल पास नहीं कर पाया, तो इसलिए मेरे को गैस जम गया और मेरा पेट भारी लग रहा है। ये सोच के वो डॉक्टर्स के पास नहीं आते, इग्नोर करते हैं और इस चीज़ को 3 महीने 4 महीने तक टालते रहते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। But are there any possibilities of having like presence of ovarian cancer without any noticeable symptoms? Yes, it's possible. Many times it's possible. जैसे कि मैंने कहा, जब वो ओवरियन ट्यूमर्स जब पेल्विस में धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बहुत टाइम होते हैं ऐसा कोई सिम्टम्स होते नहीं हैं। और जैसे कि जो दूसरे फीमेल रिप्रोडक्टिव कैंसर्स है, जैसे सर्विक्स कैंसर या एंडोमेट्रियम कैंसर, यूट्रस के लाइनिंग के कैंसर,
उनमें क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, परवजेनल ब्लीडिंग होता है। तो एनी ब्लीडिंग, मेनोपॉज के बाद कोई भी ब्लीडिंग अगर परवजेनल होता है, पीवी ब्लीडिंग, पेशेंट्स बहुत जल्दी दे गेट अवेयर कि क्यों ब्लीडिंग हो रहा है मेनोपॉज के बाद, तो दे कम टू डॉक्टर्स वेरी फास्ट। दूसरे जो वुमेन कैंसर है जैसे ब्रेस्ट कैंसर, उनमें भी क्या होता है कि ब्रेस्ट इज एन आउटसाइड ऑर्गन, तो एनी ब्रेस्ट लंप द पेशेंट कैन फील कि आई हैव अ लंप इन द ब्रेस्ट, but ovaries are internal organ and they are at the center of pelvis. वहाँ पे अगर कुछ 4-5 सेंटीमीटर का ट्यूमर ग्रो भी हो गया, पेशेंट को फील नहीं होता है कि मेरे अंदर ट्यूमर ग्रो कर रहा है, एक्सेप्ट कभी कभार पेल्विस में एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट बोलते हैं वो, बट जब वो ग्रो हो के एब्डोमेन तक आते हैं या एब्डोमेन में भी डिपोजिट आने लगते हैं या पानी आता है जिसको हम एसाइटिस कहते हैं, तब पेशेंट को फील होने लगता है। So what are the treatment options for this cancer? ओवरियन कैंसर का द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है सर्जरी, जिसको हम साइटोरिडक्टिव सर्जरी करते हैं, और ये सर्जरी किसी साधारण गायनोकोलॉजिस्ट से बेटर होगा जो गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी जो डील करते हैं, इस तरह के एक्सपर्टाइज के साथ जो सर्जन्स होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ दोनों ओवरीज और यूट्रस को निकालने से काम नहीं चलता है। दोनों ओवरीज यूट्रस के साथ साथ आपको ऊपर एब्डोमेन के जो लेयर्स मैंने बताया, पेरिटोनियम, उसको हटाना होता है, काफ़ी अच्छे से सर्वेलेंस करना होता है कि एब्डोमेन के अंदर और कहीं पे कोई ओवरीज के डिपोजिट्स तो नहीं है। मैं बड़े आसान शब्द में इन पेशेंट्स को समझाता हूँ कि कोई चोर पकड़ा गया तो शायद पुलिस आके चोर को लेके चली जाएगी, बट अगर कोई बड़ा सा कोई मिलिटेंट ग्रुप का कोई यहाँ पे पकड़ा गया तो ऐसा नहीं कि उसको पुलिस आके पकड़ के लेके जाएगी। पूरे बंगले में या पूरे कम्युनिटी सोसाइटी के हर एक शायद रूम पे जाके पुलिस सर्च करेगी कि उनके कोई गैंग के कोई और लोग तो कहीं छुपे नहीं है, क्योंकि दे आर मोर एग्रेसिव ना, विरुलेंट। सो दैट इज वाई ये कोई बिनाइन चीज नहीं है कि आपने सिर्फ ओवारिस को निकाल दिए तो काम हो गया। आपको पूरी एब्डोमेन को अच्छे से सर्वेलेंस करना पड़ेगा कि कहीं कोई ट्यूमर के स्पॉट कहीं तो नहीं चला गया, और हर जगह से थोड़ा थोड़ा सैम्पलिंग करना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई सेल्स तो नहीं रह गया, जो माइक्रो पैथोलॉजिस्ट देख के बताएंगे। और ओवरियन कैंसर पेशेंट्स को केमोथेरेपी, मोस्ट ऑफ द 90% पेशेंट्स को केमोथेरेपी दिया जाता है। वो सर्जरी के पहले भी दिया जा सकता है, सर्जरी के बाद भी दिया जा सकता है। सर्जरी के पहले देने से वो न्यू एडजुवेंट केमोथेरेपी कहते हैं, सर्जरी के बाद देते हैं तो एडजुवेंट केमोथेरेपी कहते हैं। और आजकल ओवरियन कैंसर मैनेजमेंट का जो फाइनल आउटकम है वो मोस्टली डिपेंड करता है आपने कितनी एक्यूरेटली सर्जरी किया है, कि आपने क्या एक दाने भी जो ओपन आई में विजिबल नहीं है, ऐसा एक दाना भी ट्यूमर आपने छोड़ा नहीं हो एब्डोमेन के अंदर। सारा कुछ आपने अच्छे से छानबीन किया और निकाला है। कंप्लीट सर्जरी बोलते हैं हम उसको। और केमोथेरेपी तो सबको लेनी होते हैं, ऑलमोस्ट 90% पेशेंट्स को। और हाँ, सारे ओवरियन कैंसर पेशेंट्स को जेनेटिक टेस्ट करनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कि BRCA1, BRCA2 टेस्ट, HRD टेस्ट करने होते हैं, क्योंकि ये सारे टेस्ट अगर पॉजिटिव आते हैं तो कुछ ओरल ड्रग्स आ गए हैं, जैसे ओलापेरिव, नीरापेरिव, इस टाइप के ड्रग्स आ गए हैं, रुकापेरिव, जो ओरल ड्रग्स को अगले 2-3 साल खाने से ओवरियन कैंसर वापस आने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ओके, मतलब सर्जरी के बाद भी रीअकरेंस के पॉसिबिलिटीज, रीअकरेंस के चांसेस है। और ये रिकरेंस की रिस्क कितनी है, कितने % है, वो डिपेंड करते हैं 2 फैक्टर में। मेनली एक है कि आपका इनिशियल स्टेज क्या था डायग्नोसिस के टाइम में। जितना आप हायर स्टेज में डायग्नोसिस हो रहे हैं, रिकरेंस के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। अगर आप स्टेज 2 में डायग्नोसिस होता है तो मान लीजिए आपके रिकरेंसेस के चांसेस इतने कम है कि 10 to 20% ही होगा। बट अगर आपके डायग्नोसिस ही होता है स्टेज 3C में, तो शायद आपका रिकरेंस के रिस्क 30-40% भी हो सकते हैं। दूसरा है कि कोई भी स्टेज में रिकरेंस के रिस्क कितने हैं, वो डिपेंड इस बात में भी करते कि कितना कंप्लीट सर्जरी हुआ है। सर्जरी के कंप्लीटनेस, आपने कुछ ट्यूमर के छोटा सा भी हिस्सा छोड़ा तो नहीं है, या सारा जितना भी हिस्सा था 1 सेंटीमीटर भी छूटना नहीं चाहिए, सब कुछ आपने कंप्लीटली निकाला है। तो
तो हम बोलते हैं उसको CC0 रिसेक्शन, माने कुछ भी आप रेसिडुअल छोड़ के नहीं आए, सब निकाला है आपने। तो जितना अच्छा इस तरह का सर्जरी होगा उतना अच्छे आउटकम होता है। और इस तरह के कंप्लीट ओवरियन सर्जरी में यूजुअली काफ़ी टाइम लगते हैं, 6-7 घंटे भी लग जाते हैं, 7-8 घंटे भी लग जाते हैं। Okay. So since cancer is called as अमीरों का बीमारी, तो it's a panic for like अगर किसी people with the low resources setting, तो what are treatment options for those kind of people in the region like West Bengal? नहीं, पहले तो एक बात है कि वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट स्कीम है, उस गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू उनके जो एडजुवेंट केमोथेरेपी है सर्जरी के बाद या मान लीजिए सर्जरी के पहले अगर कुछ साइकिल्स दिया गया, these chemotherapies are not very expensive and they come under the provision of government scheme. Okay. ठीक है। बात है कि सर्जरी की, तो ये एक स्पेशलाइज सर्जरी है। मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं कि ये गॉल स्टोन नहीं है कि मैंने गॉल ब्लैडर को सिर्फ निकाल के फेंक दिया, वो बिनाइन चीज में हो सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि फाइब्रॉइड जैसा बिनाइन चीज नहीं है कि मैंने सिर्फ यूट्रस को या ओवरीज को निकाल के दे दिया। ये कंप्लीट सर्जरी होता है यूजुअली एक अच्छे गायनेक ऑन्को सर्जन जिनकी एक्सपर्टाइज गायनोकोलॉजिकल कैंसर डील करने में है। Okay. यूजुअली ऐसा नहीं कि एक बिकॉज गायनोकोलॉजिस्ट दे आर ऑल्सो डिवोटेड इन अदर जॉब्स ऑल्सो, जैसे ऑब्स्टेटिक्स, जैसे ऑब्स्टेटिक्स में भी उनके काफ़ी रोल है, बट गायनोकोलॉजिकल ऑन्को सर्जन अगर करते हैं तो हाँ थोड़ा सा वो सर्जरी, अगर आप किसी गवर्नमेंट के जो कैंसर इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट के वेस्ट बंगाल के कोलकाता के सारे मेडिकल कॉलेज में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है कोलकाता में, वहाँ पे भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। आप यहाँ और प्राइवेट सारे जो हॉस्पिटल्स है कोलकाता के बड़े सारे हॉस्पिटल में तो गायनेक ऑन्को सर्जन्स हैं ही। तो यहाँ पे जाके अगर आप सर्जरी कराएंगे तो आपके एक्यूरेट सर्जरी होगी और आपका जो फाइनल आउटकम है वो बहुत अच्छा होगा, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट द डायग्नोसिस शुड बी मेड एट अर्लियर स्टेज, अर्ली स्टेज। ऐसा नहीं कि वो लेट स्टेज में, जितना लेट स्टेज में जाएंगे उतना रिकरेंस के चांस बढ़ जाएगा। Okay. Now I am feeling कि ovarian cancer is the worst cancer. I think. So any last message for your patients? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ओस्ट कैंसर, बट ये मैं कह सकता हूँ मेरे जितने भी पेशेंट्स जो स्टेज 1 या स्टेज 2 में डायग्नोसिस हुआ है, आई कांट रिमेम्बर कि मेरे कौन से पेशेंट को रिकरेंस हुआ है, मुझे याद ही नहीं आ रहे हैं। हाँ, मेरे स्टेज 3 को जो जितने भी पेशेंट्स ओवरियन कैंसर पेशेंट्स जिनका भी हुआ है, यस, उनमें से काफ़ी लार्ज पोर्शन 30-40% पेशेंट्स को रिकरेंस होते हैं। बट उनको अगर वो रिकरेंस लिमिटेड जगह पे है तो दोबारा सर्जरी पॉसिबल है। उनमें से काफ़ी पेशेंट्स को दोबारा सर्जरी किया जा सकता है। और अगर वो जब रिकरेंस होते हैं तो एक लिमिटेड जगह पे नहीं, काफ़ी जगह पे फैले हुए होके अगर रिकरेंस होते हैं तो देन द ट्रीटमेंट ऑप्शंस लेफ्ट इज केमोथेरेपी। With the use of chemotherapy, even in a recurrent setting, stage 4 ovarian cancer, usually they enjoy life of somewhere in between 4 to 6 years. Okay. So there must be follow-up care needed after this surgery. सर्जरी और केमोथेरेपी के बाद पेशेंट्स को हर 3 से 4 महीने के अंदर उनको फॉलोअप में रहना होता है। Okay. यूजुअली हम लोग फॉलोअप करते हैं CA-125 नाम के एक ब्लड टेस्ट से। जैसे जैसे CA-125 थोड़ा सा अगर राइज होते हैं तो हमें डाउट होते हैं कि रिकरेंस का, फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराने बोलते हैं, CT एब्डोमेन कराने बोलते हैं। उसी से हमें कंफर्म्ड होते हैं कि रिकरेंस हुआ है या नहीं हुआ है। Okay. So any last message for your patients? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि लाइक अदर ऑर्गन, ओवरियन कैंसर के साथ इस तरह के कोई लाइफस्टाइल मॉडिफाइंग फैक्टर्स नहीं है कि उसको मॉडिफाई करके हम ओवरियन कैंसर रिस्क कम कर सकते हैं। हमें ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा इसकी अवेयरनेस अबाउट इसकी रिस्क साइंस एंड सिम्टम्स कि ऐसे प्रेजेंट होते हैं ओवरियन कैंसर। और जब होते हैं तो ये कोई साधारण सा चीज़ नहीं है कि
एक गॉलस्टोन हुआ और मैं जाके कहीं पे भी एक लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी करा लिए, it should be in a properly in a गवर्नमेंट में भी ऐसे फैसिलिटीज है, मेडिकल कॉलेज में है, जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट होते हैं हमारे या रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे भी ये फैसिलिटी है, बट शुड बी अंडर ए ट्रेन्ड गायनो ऑन्कोसर्जन हु इज ट्रेन्ड इन डीलिंग विथ oncological cancers, Okay. not in a conventional gynecology department only, who are dealing with obstetrics as well. उसमें आपके आउटकम बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि कंप्लीटनेस ऑफ सर्जरी में लॉन्ग टर्म आउटकम बहुत बढ़िया डिपेंड करते हैं। और सबको जेनेटिक टेस्ट करानी चाहिए कि अगर उनको BRCA1, BRCA2 या HRD अगर एबनॉर्मल है तो उनको ओलापेरिब दवाई दिया जाए ताकि उनकी रिकरेंस के चांस बहुत कम हो जाए। नॉट ओनली दैट, अगर ये BRCA1, BRCA2 पॉजिटिव आते हैं तो देखना पड़ेगा कि ये BRCA1, BRCA2 सोमैटिक म्यूटेशन है या जर्मलाइन म्यूटेशन है। अगर जर्मलाइन म्यूटेशन है तो उनके अगर जो सिस्टर्स है पेशेंट्स के या उनके जो डॉटर्स हैं उनकी भी फिर स्क्रीन करानी पड़ेगा कि अगर जर्मलाइन BRCA या BRCA2 म्यूटेशंस है तो इस तरह से अवेयरनेस के थ्रू हम लोग इसके आउटकम काफ़ी अच्छे कर सकते हैं। Okay, so it was such an informative conversation and thank you so much for your time, sir. Thank you.